नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं सुशील बहु। आज एक बड़ी ही दर्दनाक खबर से शुरुआत। ये खबर खाड़ी देश कुवैत से आई है। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी में कामगारों के एक इमारत में आग लगने से 49 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 40 भारतीय हैं। 30 भारतीय इस हादसे में घायल भी हुए हैं। ये उस हादसे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिनमें साफ दिख रहा है कि एक ऊंची इमारत में आग लगी हुई है, धुआं निकल रहा है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक इस इमारत में 195 लोग रहते थे, जिनमें से करीब 160 भारतीय हैं। इनमें से 90 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया है। शुरुआती तफ्तीश के मुताबिक आग इमारत की एक मंजिल के किचन से शुरू हुई। इसकी वजह शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। ये भी पता चल रहा है कि कुछ लोग आग से बचने के लिए इमारत से नीचे कूदे और इससे उनकी मौत हो गई। कुवैत के उप प्रधानमंत्री ने इस इमारत के मालिक की गिरफ्तारी का आदेश दिया है। इमारत का मालिक भारत में केरल का रहने वाला बताया जा रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर ट्वीट कर गहरा दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने लिखा, कुवैत शहर में आग लगने की घटना दुखद है। मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। कुवैत में भारतीय दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और प्रभावितों की सहायता के लिए वहां के अधिकारियों के साथ काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने इस हादसे को लेकर एक आपात बैठक भी बुलाई है और विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह को तुरंत कुवैत भेजा है। यस, उसी के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को तुरंत मीटिंग में बुलाया है। उनकी ब्रीफिंग के बाद हम लोग तुरंत कुवैत जा रहे हैं। सर, लोगों को जो जिनके लोगों में मृत्यु हो गई, उन लोगों को ढांढस देना रहेगी, सरकार क्या कुछ करी? देखिए, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को बुलाया है, इसी के लिए, इसी में हम लोग लगे। आज रात को निकल जाएंगे सर आप? जहां तक उम्मीद है हम लोग तुरंत इस पे एक्शन ले रहे हैं। कांग्रेस विरोधी बोल रहा है कि सर कंपल्सरी विरोधी की बात आप लोग। कुवैत में 9 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं, जो कुवैत की पूरी आबादी के करीब 21% हैं और इनमें अधिकतर कामगार हैं। जो आज ये हादसा हुआ कुवैत में, उस पर हमारे सहयोगी उमाशंकर की ये रिपोर्ट देखिए। कुवैत में कामगारों के रहने वाले कैंप में लगी आग में 40 भारतीयों की मौत हो गई है। करीब 30 घायल हैं। घायलों की हालत स्थिर बताई गई है। आइए जानते हैं कि ये आग कहां लगी और कैसे इतने लोग इसकी चपेट में आ गए। आग कुवैत के दक्षिणी अहमदी प्रांत के मंगाफ की एक इमारत में लगी। जैसा कि गूगल मैप में देख सकते हैं कि कुवैत में ये इलाका कहां है। जानकारी के मुताबिक इस इमारत में करीब 195 कामगार रहते थे, जिसमें से अधिकतर भारतीय थे। ये केरल और तमिलनाडु समेत कई राज्यों से हैं। इनमें से 90 को सुरक्षित बचा लिया गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक सुबह 6 बजे आग इमारत के किचन से शुरू हुई और देखते ही देखते इसने पूरी इमारत को अपनी लपटों में ले लिया। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट वजह बताई गई है। ये इमारत NBTC ग्रुप का बताया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में इस इमारत को मलयाली बिजनेसमैन KG अब्राहम का बताया गया है। कोई तकलीफ वगैरह भैया अभी आपको? तकलीफ कोई नहीं है, पहले से बेटर है। अच्छा, ठीक है, अच्छा लग रहा है। अपने घर पे बात हुई आपके? जी, बात हो गई है। सब लोग ठीक है, हाँ, सबको इत्मीनान दे दिए, तसल्ली दे दिए? अच्छा अच्छा। आप कहाँ से? नेपाल से हैं? हाँ जी, नेपाल। ये नेपाल से हैं। ये भी कंपनी में काम करते थे। ये कितने बजे हादसा हुआ था भाई? और 4:30 बजे से। 4:30 बजे। फिर आपने कैसे बचे आप? हम तो सुबह आदमी लोग जो हल्ला कर रहा था रूम पे, इसलिए हम जाएगा। बाद में हम लोग शीशे खोल के बाद में वो जंप किया? जंप नहीं किया, हाँ। वो केबल तार था, उसमें बांध के। अच्छा, केबल तार। हाँ, अच्छा, केबल तार से बाहर नीचे उतरे। ओहो। आग वाली जगह का दौरा करते समय कुवैत के उप प्रधानमंत्री शेख अहमद अल यूसुफ अल सबह ने इमारत के मालिक को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। सवाल है कि आखिर इतने लोग कैसे आग की चपेट में आ गए। इसके पीछे की एक वजह है कि यहाँ कामगार बहुत छोटी जगहों पर बड़ी तादाद में रहते हैं। कुवैत में भारतीय श्रमिकों की तादाद करीब 9 लाख है। ये कुवैत की आबादी का करीब 21% हिस्सा है। ये कुवैत में रहने वाले श्रमिकों का करीब 30% हिस्सा है। श्रमिकों की न्यूनतम तनख्वाह यहाँ 1000 कुवैती दिनार है। एक कुवैती दिनार करीब 270 भारतीय रुपए के बराबर है।
यानी कामगारों की तनख्वाह 2,70,000 रुपए है। कम आय वाले कामगार कम किराए वाली जगहों पर रहते हैं। मंगाफ की जिस बिल्डिंग में आग लगी वहां भी जगह के मुकाबले रहने वालों की तादाद अधिक बताई गई है, इसलिए इतने लोग इसकी चपेट में आ गए। पहले की एक रिपोर्ट कहती है कि मध्य पूर्व के देशों में कामगारों के रहन सहन की हालत इतनी खराब है कि अमेरिका में रहने वाले कामगारों के मुकाबले उनके मौत की चपेट में आने की आशंका 10 गुना अधिक रहती है। उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर में बीते 3 दिन में 3 आतंकी हमलों में अब तक कुल मिलाकर 9 आम नागरिक मारे गए हैं, 5 जवान और 48 आम लोग घायल हुए हैं। ये हमले जम्मू के 3 अलग अलग इलाकों में हुए। आपको याद होगा, पहला हमला रविवार को उस वक्त हुआ जब मोदी सरकार का शपथ ग्रहण दिल्ली में चल रहा था। तब जम्मू के रियासी में आतंकवादियों ने शिवखोरी से वैष्णो देवी जा रहे श्रद्धालुओं की एक बस पर हमला किया और इस हमले से ड्राइवर की मौत हो गई। बस खाई में जा गिरी, ड्राइवर समेत 9 लोग मारे गए, 33 घायल हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े टीआरएफ ने ली है, लेकिन अभी तक इस मामले में आतंकियों की शिनाख्त नहीं हुई है और सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है। ये मामला चल ही रहा था कि आतंकियों ने करीब करीब एक ही समय पर जम्मू रीजन के 2 अलग अलग इलाकों पर हमले किए। रियासी की घटना के बाद जब तलाशी अभियान तेज था तो डोडा में एक जॉइंट चेक पोस्ट पर आतंकियों ने हमला कर दिया। इसमें 5 जवान और एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर घायल हो गए। उधर जम्मू रीजन के ही कठुआ में हीरानगर पुलिस थाने के तहत आने वाले एक गांव में आतंकी घुस आए। जम्मू के एडीजी पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने एक घर का दरवाजा खटखटाकर पानी मांगा, लेकिन घर वालों ने शक होने पर दरवाजा बंद कर दिया। तो कुछ और घरों के दरवाजे खटखटाए, लोगों ने शक होने पर दरवाजे नहीं खोले, हल्ला मचाया। पुलिस को इसकी इत्तला की तो आतंकियों ने तुरंत पैनिक में आकर फायरिंग शुरू कर दी, कुछ लोगों पर गोली चलाई। तब तक सुरक्षा बल वहां पहुंच चुके थे। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को उसी समय मार गिराया। एक आतंकी 12 घंटे बाद आज मारा गया। जानकारी के मुताबिक कठुआ आतंकी जो थे उनके बैकपैक में सुरक्षा बलों को 3 ग्रेनेड्स, 1 लाख रुपए की भारतीय करेंसी, चॉकलेट जो पाकिस्तान में बनी थी, चना और रोटियां, पाकिस्तान में बनी दवाएं और इंजेक्शन और जिनमें पेन किलर्स शामिल हैं, 1 सिरिंज और A4 बैटरियों के 2 पैक मिले और इसके अलावा कई राउंड गोलियां मिली हैं, जो साफ बता रही हैं कि इन आतंकियों का पाकिस्तान से सीधा संबंध है। के तहत जब टेररिस्ट एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है तो उसमें उस इलाके को पूरा कॉर्डन में लिया गया। अभी ऑपरेशन हुआ जारी है। तो यहाँ क्या समझा जाए, जो 2 आतंकी थे उनको 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है और अभी सर्च ऑपरेशन इलाके में चल रहा है। मानवता के खिलाफ एक जघन्य अपराध आतंकवादियों ने किया है। उससे कला, जगत, साहित्य, समाज का हर एक वर्ग व्यथित है और सबके मन में गुस्सा है। मैं उनके गुस्से को समझ सकता हूं और आज इस मंच से मैं सभी नागरिकों को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के सूरवीरों के हौसलों पर हमें भरोसा रखने की जरूरत है। आतंकवादियों और उनके सपोर्टर्स का जम्मू कश्मीर की इस मिट्टी से नामो निशान मिटा करके ही हम चैन लेंगे। आज मैं आपके बीच कहना चाहता हूं। इस बीच सुरक्षा बलों का कहना है कि लोग आतंकी घटनाओं को लेकर अफवाह फैलाने से बचें और इस मामले में सुरक्षा बलों का सहयोग करें। लेकिन ये 3 घटनाएं ये सोचने को विवश करती हैं कि भारत में नई सरकार के शपथ लेने के एकदम बाद जम्मू इलाके में आतंकी क्यों सक्रिय हो गए हैं। सुरक्षा बलों के मुताबिक इन हमलों में पाकिस्तान की छाप साफ दिखती है। उनके मुताबिक टीआरएफ का एक ऑफशूट हिट स्क्वाड, जो फॉल्कन स्क्वाड के नाम से जाना जाता है, वो ऐसे हमलों को अंजाम दे रहा है। आतंकियों के इस गिरोह में विदेशी दहशतगर्द भी शामिल हैं। तो एनआईए इन सभी मामलों की जांच में जुट गई है। अब तक की जांच में सामने आया कि विदेशी आतंकियों के साथ साथ कुछ लोकल ओवरग्राउंड वर्कर भी इन हमलों में शामिल हैं। इसके बाद 29 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर अब चिंताएं बढ़ गई हैं। सुरक्षा बलों के लिए इस यात्रा को सुरक्षित रखना एक बड़ी चुनौती होगी। इन आतंकी घटनाओं से एक बात ये साफ दिख रही है कि आतंकी अब जम्मू रीजन में ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं। पहले जहां वो घाटी तक सीमित होते थे, वहीं बीते कुछ सालों में उन्होंने अपनी रणनीति बदली है। इसके पीछे क्या वजह है, बता रही हैं हमारी सहयोगी नीता शर्मा।
कठुआ में हुई आतंकी वारदात ने ये साफ कर दिया है कि अब आतंकियों को लोग पनाह नहीं दे रहे हैं और वो इन घने जंगलों में जो है वो घूम रहे हैं और अपना जो है वो पनाह ले रहे हैं। ये जो ताज़ा इंसिडेंट है वो हीरानगर का था, जहां पर आतंकी घर के अंदर घुसे थे और उन्होंने पानी मांगा था, लेकिन लोगों ने पानी नहीं दिया और शोर मचाया, जिसके चलते इनकाउंटर हुआ और 2 लोग मारे गए। दरअसल ये पूरा का पूरा इलाका, अगर हम बात करें रियासी की या फिर हम बात करें राजौरी की या फिर पुंछ की, तो ये वो पूरा का पूरा इलाका है जो साउथ ऑफ पीर पंजाल के आसपास ये इलाका अब जो है वो एक्टिव हो गया है। पहले मिलिटेंसी जो थी वो नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल के थी, यानी शोपियां, कुलगाम, अनंतनाग और पुलवामा, ये हॉटबेड्स माने जाते थे। लेकिन अब जो थिएटर है वो शिफ्ट हो गया है, वो साउथ ऑफ पीर पंजाल आ गया। इसके पीछे जो वजह है, 2-3 वजह है। दरअसल ये इलाका वो इलाका है जो पहले काफ़ी शांत रहता था, लेकिन अब पिछले 2 साल से ये एक्टिव हो गया है। इसके पीछे सिक्योरिटी एजेंसीज कहती हैं कि जो फोर्सेस यहाँ पर तैनात थी उन्हें यहाँ से विड्रॉ कर जब गलवान हुआ था तो वहाँ पर पोस्ट कर दिया गया था। थिनिंग डाउन ऑफ द फोर्स इस इलाके में, चाहे पुंछ हो चाहे राजौरी हो, यही वजह है कि मिलिटेंट्स ने अपने आप को यहाँ पे कंसोलिडेट किया और अब जो है वो आतंकी गतिविधियाँ जो है वो यहाँ पर बढ़ गई हैं। पिछले 2 साल में सेना को यहाँ पर काफ़ी नुकसान जो है वो झेलना पड़ा है, ये भी एक सच है। पहले ये जो इलाका था पुलवामा, अनंतनाग, यहाँ पर ये ऑपरेशंस जो थे वो चलते थे, लेकिन अब जो है ऑपरेशंस, जो सेना है उसका फोकस जो है वो ये हो गया है, ये वाला रीजन हो गया है। दरअसल अभी कुछ दिन पहले ही इस इलाकों में इलेक्शंस भी हुए थे। एक नैरेटिव भारत ने सेट किया था कि किस तरह से सब कुछ सही है और किस तरह से वो इलेक्शंस जो हैं वो कराने में कामयाब हुए हैं। तो ऑब्वियसली जो पाकिस्तान है वो नहीं चाहता कि भारत का ये जो नैरेटिव है वो बढ़े। आप देख सकते हैं इस इलाके के आसपास ये जो इलाका है ये सरहद है, पाकिस्तानी सरहद है। तो जो आतंकी इधर से इधर आते हैं वो इस पीर पंजाल के जरिए इधर से इधर भी चले जाते हैं, यानी उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन दोनों जगह हो सकता है और वो इसी इलाके में छुपते हैं। तो यही वजह है कि वो ज़्यादा आजकल इन इलाकों में फोकस कर रहे हैं और क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया है, नेचुरल केव्स हैं, तो जब भी हमला करने के बाद वो इन नेचुरल केव्स में अपना जो है वो छिपने की जगह जो है वो ढूंढ लेते हैं और सिलेक्टिव किलिंग कर रहे हैं। ये सिक्योरिटी एजेंसीज का कहना है कि एक बहुत बड़ी चिंता का कारण है। जिस तरह से सिलेक्टिव किलिंग हमने देखी है रियासी में जो अभी हुई है, लगभग 9 लोग जो हैं वो मारे गए हैं। ये एक कम्युनल फ्लेयर अप को करने के लिए शायद पाकिस्तान जो है वो कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि इस एरिया में आजकल फोकस कर रहा है। अब आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इसी एरिया में जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो अपने ऑपरेशंस को फोकस करेंगी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया करें। तो बीते 3 दिन में हुए 3 आतंकवादी हमलों पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हैं रक्षा मामलों के जानकार, सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन। हसनैन साहब, आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि मोदी सरकार ने जब से तीसरी बार सत्ता संभाली है तब से 3 दिन में 3 आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में हो चुके हैं। आम यात्रियों से लेकर सेना तक पर, सुरक्षा बलों तक पर हमलों का दुस्साहस आतंकियों ने किया है। तो इन हमलों के पीछे पाकिस्तान समर्थित आतंकियों का हाथ बताया जा रहा है, उनकी छाप साफ दिख रही है। इन हमलों का विश्लेषण आप कैसे करेंगे? थैंक यू, बहुत बहुत जय हिंद सबको। देखिए, ये बहुत बड़ा एक इवेंट हो रहा है भारत के अंदर जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो तीसरी दफे उन्होंने सत्ता संभाली है। तो आप समझिए कि दिस इज अ मेजर इवेंट भारत के अंदर। पाकिस्तान उस पार देख रहा है ये, और वो ये भी देख रहा है कि किस तरह से 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर एक नियर नॉर्मलसी, मैं नहीं कहता हूं कि पूरी नॉर्मलसी, एक नियर नॉर्मलसी जो है वो आ गई है। ये जरूरी है एक मैसेज देना पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने 35 साल से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है जम्मू कश्मीर में, जान लगाई है, पैसा लगाया है, बहुत कोशिशें की हैं कि भारत जम्मू कश्मीर को भारत से लेने के लिए, मगर ये सब नाकारा हुए हैं। इसलिए जरूरी है इस वक्त कुछ ऐसा करना जिससे कि दुनिया को मालूम हो कि पाकिस्तान का रोल जो है अभी भी वहां पर इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है। वो इंपॉर्टेंट चीज है।
एक मैसेज देना। ये जो पूरे एक्शन हो रहे हैं 2-3 दिन में जो हो रहे हैं, ये एक मैसेज देने के लिए है भारत को भी, कश्मीरियों को भी और पूरी दुनिया को, कि पाकिस्तान के अंदर से जो स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सी वॉर चल रही है वो खत्म नहीं हुई है, वो अभी भी जारी है, उसकी अभी भी अहमियत है जम्मू कश्मीर के अंदर। इसकी वजह से ये हुआ है और ये पहली दफे ऐसी चीज नहीं हुई है। आपको मैं याद दिला दूं, सन 2000 में 19 मार्च को चिट्टी सिंहपुरा में 36 सिखों को इसी तरीके से मारा गया था। क्यों किया गया था? एक मैसेज देने के लिए बिल क्लिंटन को, सदर बिल क्लिंटन को, जो अगले दिन भारत के पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर अपना पहली दफे अपनी स्पीच देने वाले थे। तो जब ये बाहर के लीडर आते हैं, जब देश सेलिब्रेट करता है, तो मजा किरकिरा करने के लिए देश का इस तरह की कार्रवाइयां, हरकतें जो है वो प्लान की जाती है। उस पार से कौन प्लान करता है वो दूसरा सवाल है। जनरल साहब, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने देर से ही सही लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। लेकिन एक तरफ शुभकामनाएं और दूसरी ओर कश्मीर में आतंकी हमलों को ये बढ़ावा। ऐसे में भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और क्या रहनी चाहिए? देखिए, इसको बहुत प्रैक्टिकल नजरिए से देखना चाहिए। भारत की सरकार इसको जानती है और उस प्रैक्टिकल नजरिए से देखेगी भी। उसको मालूम है कि 1999 में उस वक्त प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी इसी तरीके से लाहौर यात्रा के लिए गए थे। उन्होंने भी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया था पाकिस्तान को। नवाज शरीफ के साथ वहां पर वो मिले थे, वहां पर बहुत से स्टेटमेंट्स दिए थे और दोनों देशों के अंदर एक उम्मीद पैदा की गई थी। और उसके तकरीबन 4 महीने के बाद कारगिल का युद्ध शुरू हो गया। तो ये कोई नई चीज नहीं है, हमारे इस माहौल में ये कोई नई चीज नहीं है। तो इस तरह से, जिस तरह से आपने कहा कि वहां से नवाज शरीफ भी और शहबाज शरीफ भी जो है इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, मैसेजेस भेज रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री को, तो ये तो एक्सपेक्टेड है। इंटरनेशनल नॉर्म्स में, प्रोटोकॉल में ये तो एक्सपेक्टेड है। क्या अंदरूनी मामले क्या चल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक मोनोलिथ जिसको कहते हैं ना, एकता के साथ नहीं करता। ये पाकिस्तान के अंदर बहुत से लेयर हैं। एक डीप स्टेट है, आईएसआई उसको चलाती है, एक फौज की अलग डीप स्टेट है, एक बिजनेसमैन की, एक कॉर्पोरेट्स की अलग वो है। तो इस तरीके से मिलिटेंट्स हैं, आइडियोलॉग्स हैं। आप देख रहे हैं लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद की अपनी जगह बनी हुई है पाकिस्तान के अंदर। तो अलग अलग लेयर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान को चलाता है, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को चलाता है। तो इसलिए कौन से लेयर ने क्या डिसीजन लिया है ये हम कभी भी नहीं जान सकते आसानी से। जनरल साहब, मोदी सरकार ने अपने पहले 2 दौर में कई बड़े फैसले लिए। आतंकी हमलों के बाद सीमा पार तक जाकर कुछ ठोस जवाब दिए, लेकिन सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा अब भी बना हुआ है। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इससे निपटने के लिए मोदी सरकार कुछ और ठोस कार्रवाई कर सकती है? देखिए, ऐसा है कि हम अपनी सरकार को उस तरीके के प्रेशर में नहीं डालना चाहते। खासतौर पे मेरे लफ्जों से मेरी ही सरकार, हमारी ही सरकार के ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ना चाहिए। मैं समझता हूं कि हमारी सरकार के अंदर वैसे व्यक्ति हैं जो सोच विचार कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भारत के लिए क्या असलियत में क्या सबसे अच्छी चीज है और उसके मुताबिक जो है वो अपने डिसीजंस लेंगे। बेशक सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में और बालाकोट या जब्बा टॉप की स्ट्राइक जो 2019 में हुई थी, उससे एक क्लियर मैसेज गया था पाकिस्तान को कि जवाबी हमले तब होंगे, हम अपनी जगह चुनेंगे, अपने वक्त पे आएंगे। वही पॉलिसी शायद अभी भी अपनाई जाए या कवर्ट ऑपरेशंस के साथ कराई जाए, जिस तरह से कि पाकिस्तान जो ऑलरेडी इतनी बुरी हालत में है, आर्थिक बुरी हालत में है, क्या वो और बुरी हालत में जाना चाहेगा? क्या वो चाहेगा कि इस तरह की चीजें भारत के साथ हो? क्या वो अफोर्ड कर सकता है कि ज्यादा बड़ी लड़ाई छिड़े? मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को इसके बारे में 2 दफे सोचना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब। हमारे साथ थे लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, रक्षा मामलों के जानकार। गर्मियों में पानी के लिए तरस रही दिल्ली के इस मसले पर पिछले कुछ दिनों से सुप्रीम कोर्ट काफ़ी गंभीर है और दिल्ली में पानी से जुड़े सभी राज्यों हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली को ज़रूरी निर्देश दे रहा है। लेकिन मसला अब भी अटका हुआ है। दिल्ली सरकार की सुप्रीम कोर्ट में दलील है कि हरियाणा दिल्ली के लिए पानी नहीं छोड़ रहा, इसलिए दिल्ली में पानी की भारी किल्लत हो गई है।
दिल्ली में पानी की किल्लत का आलम यह है कि दिल्ली के कई इलाकों में टैंकर माफिया सक्रिय हो गए हैं। टैंकर माफिया अलग अलग इलाकों से भूमिगत जल को निकालकर पानी की किल्लत वाले इलाकों में बेचते हैं। टैंकर जब इन इलाकों में पहुंचते हैं तो पानी की भारी मारामारी होती है, जो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। लोग जितना पानी चाहते हैं उनको मिल नहीं पाता, जितना मिलता भी है उसके लिए पैसे बहुत देने पड़ते हैं। इससे लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर बुरा असर पड़ रहा है। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से पानी की ऐसी किल्लत। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मसले पर दिल्ली सरकार से सख्ती से पूछा कि वो टैंक माफिया पर काबू पाने के लिए क्या कर रही है और पानी की बर्बादी रोकने के लिए उसने क्या किया है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की वैकेशन बेंच ने दिल्ली सरकार से कहा कि अगर वो टैंकर माफिया से नहीं निपट सकती तो कोर्ट दिल्ली पुलिस से कार्रवाई करने को कहेगा। कोर्ट ने साफ कहा कि आप टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो दिल्ली में वैसे कई जगहों पर दिल्ली जल बोर्ड भी टैंकर से पानी सप्लाई करता है, लेकिन कई जगह टैंकर माफिया का अब भी जो राज है वो दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार की उस याचिका पर आज सुनवाई कर रहा था जिसमें कहा गया कि हरियाणा हिमाचल प्रदेश द्वारा भेजे गए सरप्लस पानी को बिना रुके दिल्ली आने दें। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पहले की सुनवाई में हिमाचल प्रदेश को हरियाणा के जरिए 137 क्यूसेक पानी दिल्ली के लिए छोड़ने का आदेश दिया था। हिमाचल प्रदेश ने लिखित में कहा था कि पानी छोड़ दिया गया है, लेकिन आज जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो अदालत में मौजूद हिमाचल के वकील ने कहा कि हिमाचल पानी छोड़ने को तैयार है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अलग अलग बयानों से, हिमाचल के इन अलग अलग बयानों पर नाराज हो गया। तो इनसे ये तो पता चल ही रहा है कि हिमाचल ने भी दिल्ली के लिए पानी छोड़ने को लेकर वो गंभीरता नहीं दिखाई जिसकी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट ने की थी। ऊपर से दिल्ली का ये भी आरोप है कि हरियाणा में मुनाक नहर के जरिए जो पानी दिल्ली के लिए आता है उससे हरियाणा पानी की चोरी कर लेता है, पानी निकाल लेता है। तो दिल्ली में टैंकर माफिया से लेकर पानी की चोरी तक के इन आरोपों पर सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर करते हैं आगे बात। तेज गर्मी पानी की समस्या को और गंभीर बना रही है। दिल्ली के लोगों के लिए पानी का खास स्रोत हरियाणा से दिल्ली के लिए 102 किलोमीटर लंबी मुनक नहर है, जो दो राज्यों और बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सरकारों के बीच विवाद की जड़ बन गई है। बीजेपी आम आदमी पार्टी की सरकार पर आरोप लगा रही है कि वो नहर से पानी की चोरी रोकने में नाकाम रही है, जबकि दिल्ली के उपराज्यपाल का कहना है कि दिल्ली के पानी का तकरीबन 5वां हिस्सा नहर से चुराया जा रहा है, जानबूझकर रोक रही है। और आम आदमी पार्टी आरोपों को गलत बता रही है और उसका कहना है कि हरियाणा सरकार जानबूझकर दिल्ली का पानी रोक रही है। ग्राउंड जीरो पर एनडीटीवी टीम को मिला ये टैंकर जो नहर से पानी ले रहा था और जिस पर दिल्ली जल बोर्ड के निशान बने थे। कायदे से दिल्ली जल बोर्ड के आधिकारिक टैंकर को ऐसा नहीं करना चाहिए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने आज आम आदमी पार्टी की सरकार से सख्त सवाल पूछे। उसने पूछा कि राजधानी में टैंकर माफिया पर लगाम लगने के लिए वो क्या कर रहे हैं। इससे पहले दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने कहा था कि सरकार ये पक्का करेगी कि राजधानी में कहीं रिसाव से पानी की बर्बादी ना हो। पूरा जो हमारा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस हैं, उनमें लीकेजेस को चेक करने के लिए कि कहीं पर भी इस समय हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि कहीं पर भी पानी का लीकेज हो जाए, तो हम एक एडिशनल जो हमारी टीम्स हैं, क्विक रिस्पांस टीम्स, जो हमारे एडीएम्स और एसडीएम्स की लीडरशिप में बनी हैं, उनको अब हम पानी की लीकेजेस को चेक करने के लिए लगाएं। दिल्ली का जल संकट है ही नहीं, दिल्ली का जल संकट बनाया गया है। दिल्ली का जल संकट इसलिए है कि ये चोरी, अगर ये चोरी बंद हो जाए, पानी की लीकेज बंद हो जाए, पानी की बर्बादी बंद हो जाए, तो दिल्ली के एक एक आदमी को पूरा पानी मिल सकता है। अब बड़ा सवाल ये है कि इस मामले से जुड़े सभी पक्ष कब एक साथ बैठते हैं और दिल्ली के लोगों की परेशानियों का पक्का समाधान करते हैं। दिल्ली से इशिका की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो ये हाल है दिल्ली में पानी के संकट का। इस पूरे मामले को थोड़ा और समझते हैं। पहले आपको बताते हैं कि दिल्ली में पानी आता कहाँ से। दिल्ली में 40% पानी यमुना का आता है, 25% पानी गंगा का आता है जो मुरादनगर की नहर से छोड़ा जाता है,
और इसके अलावा 22% पानी भाखड़ा नांगल बांध से आता है और जो बाकी बचा हुआ 13% पानी है वो दिल्ली में रैनी वेल्स से आता है या भूमिगत जल से आता है। इस सब पर करेंगे हम आगे बात, लेकिन पहले एक मैप देखते हैं ये समझने के लिए कि यमुना के पानी को लेकर जो विवाद है वो क्यों है, पानी दिल्ली में यमुना का आता कहाँ से है। यमुना में पानी आता है तो वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से। यमुना में हिमाचल से आने वाली टोंस नदी और गिरी नदी का पानी शामिल होता है, उधर उत्तराखंड से यमुना आती है, तीनों मिलती हैं और फिर यमुना ही उसका नाम होता है। इन तीनों पर 3 बांध बने हुए हैं और ये जो तीनों बांध हैं, यमुना नदी पर लखवार व्यासी, टोंस नदी पर किशाऊ बांध और गिरी नदी पर रेणुका बांध, इन बांधों का जो पानी है वो सिंचाई के लिए इस्तेमाल आगे भेजा जाता है और इसके अलावा बिजली बनती है। इन तीनों ही बांधों से ये एक जो असर है इन तीनों बांधों का ये होता है। इसके अलावा जब तीनों नदियां आगे मिलकर यमुना हो जाती हैं तो फिर ये पानी हिमाचल से हरियाणा में पहुंचता है। हिमाचल से ही इस पानी के लिए कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि 137 क्यूसेक पानी दिल्ली के लिए छोड़ा जाए। तो यमुना का पानी जब आगे निकलता है तो हरियाणा पहुंचता है हथिनी कुंड बैराज में। ये आप देख रहे हैं वो 3 बांध है, रेणुका बांध, किशाऊ बांध। अब ये हथिनी कुंड बैराज आप देख रहे हैं, हथिनी कुंड बैराज वो है जहां पहली बार हरियाणा इस पानी को रोकता है और इस पानी को हमेशा के लिए यहाँ नहीं रोका जा सकता क्योंकि ये सिर्फ बैराज है, बांध नहीं है, तो इसको छोड़ना भी पड़ता है। और यहाँ से एक ख़ास बात यह है कि अलग अलग नहरों, वेस्टर्न यमुना कैनाल और ईस्टर्न यमुना कैनाल के ज़रिए यमुना का पानी हरियाणा और यूपी में भेजा जाता है और यमुना का पानी यहीं से कम होना शुरू हो जाता है। इस पानी का बड़ा हिस्सा सिंचाई में इस्तेमाल होता है। दिल्ली तक जो पानी पहुँचता है वो कम होता जाता है। दिल्ली में जब ये पानी आगे आता है तो दिल्ली की सीमा में पल्ला गांव से यमुना अंदर घुसती है और जैतपुर से बाहर निकलती है जो ओखला बैराज के बाद आता है। तो दिल्ली का आखिरी गांव और पल्ला पहला गांव, उसके बीच 52 किलोमीटर लंबा सफ़र है यमुना का दिल्ली में। इसमें से 22 किलोमीटर का वो हिस्सा है जहां यमुना दिल्ली के शहरी इलाकों से गुजरती है। शहरी इलाके में यमुना वजीराबाद बैराज से अंदर घुसती है, यानी पल्ला से दिल्ली की सीमा में और फिर वजीराबाद बैराज से दिल्ली के शहरी इलाके में और फिर ओखला बैराज से बाहर निकलती है इस शहरी इलाके से। तो वजीराबाद और ओखला बैराज के बीच 22 किलोमीटर है। पल्ला गांव जैतपुर के बीच 52 किलोमीटर, इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो वजीराबाद और ओखला के बीच 22 किलोमीटर। इसी पूरे इलाके में दिल्ली में यमुना के साथ सबसे ज़्यादा एक तरह से कहें बदसलूकी होती है। यमुना सबसे ज़्यादा मैली होती है। दिल्ली के रिहायशी और औद्योगिक इलाकों का सारा गंदा पानी यमुना में गिरता है और यमुना का ये हाल करने वाली दिल्ली गर्मियों में यमुना के बूंद बूंद पानी का इंतज़ार करती है, उसके लिए तरसती है। तो यकीन मानिए 1.5 महीने बाद यमुना की तस्वीर फिर बदलेगी। ऊंचे इलाकों में भारी बारिश होगी, यमुना में बाढ़ आएगी तो हम ये हालात भूल जाएंगे। हमारी जो याददाश्त है वो बहुत कम हो जाती है और जबकि वही समय होता है जब बाढ़ यमुना में आती है कि दिल्ली को हम पानी के संकट से बचाने के लिए कुछ इंतज़ाम कर सकते हैं। क्या इंतज़ाम करते हैं उस पर भी बात करते हैं। दिल्ली में पानी के इस भीषण संकट के पीछे एक वजह ये भी है कि दिल्ली के पास अपना पानी बहुत कम रह गया, यानी भूमिगत जल बहुत कम रह गया। 13% दिल्ली का पानी रैनी वेल्स से या भूमिगत जल से आता है और दिल्ली में इसका स्तर बहुत नीचे चला गया है। अक्टूबर 2023 में सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में भूमिगत जल का हाल ये है। इसके लिए दिल्ली का ये मैप दिखाते हैं हम आपको। 4 रंग आप इसमें देख रहे हैं, लाल, पीला, नीला और ग्रे। ये रंग बता रहे हैं कि दिल्ली में भूमिगत जल की हालत है क्या। हालत बहुत ख़राब है। दिल्ली की 34 तहसीलों को पानी के लिहाज से देखा जाए तो जो लाल रंग आप छाया हुआ देख रहे हैं ये वो इलाका है जहां भूमिगत जल का हद से ज़्यादा दोहन कर लिया गया है। यहाँ अब पानी नहीं बचा है, ये समझिए। यानी दिल्ली की 34 में से 13 तहसीलों में भूमिगत जल लगभग खत्म हो चुका है, इतना दोहन हो चुका है और दिल्ली के पूरे क्षेत्रफल का ये 38.2% है। पीला हिस्सा देखिए, ये दिल्ली के क्षेत्रफल का 35.3% हिस्सा है जिसमें दिल्ली की 34 में से 12 तहसीलें आती हैं। इस पूरे पीले इलाके में दिल्ली में भूमिगत जल का दोहन गंभीर स्थिति तक पहुंच चुका है। यहाँ पानी का दोहन तुरंत रोकना होगा क्योंकि ये जल्द खत्म होने की ओर है, या समझिए खत्म हो चुका है। और ये जो है एक बड़ा इलाका है ये भी दिल्ली का। 35.3% क्षेत्रफल दिल्ली का इसमें आता है। नीला रंग आपको दिखाते हैं।
काफ़ी कम है ये। दिल्ली की 34 में से सिर्फ 4 तहसीलें इसमें आती हैं और ये इलाका दिल्ली के क्षेत्रफल का करीब 12% है। यहाँ भूमिगत जल की स्थिति अर्धगंभीर है, यानी गंभीर होने की ओर है और यहाँ भी पानी को ज़मीन से निकालने पर लगाम लगाने की बहुत ज़रूरत है। हालात यहाँ भी ख़राब हो रहे हैं। अब बचा कितना हिस्सा है? दिल्ली का सिर्फ 14.7% क्षेत्रफल। पानी के लिहाज से 34 में से सिर्फ 5 तहसीलें जहाँ भूमिगत जल सुरक्षित स्तर पर आप कह सकते हैं। यहाँ अभी पानी का जो जल स्तर है वो ठीक है, ठीक ही रिचार्ज होता है, लेकिन बाकी जो पूरा 85% हिस्सा है वहाँ ज़मीन के नीचे पानी रिचार्ज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पानी लगभग ख़त्म हो चुका है या ख़त्म होने की ओर है। दिक्कत यह है कि जितना पानी दिल्ली में हर साल रिचार्ज होता है उतना ही निकाल भी लिया जाता है। कैसे, आपको ये बताते हैं एक एनिमेशन के ज़रिए। दिल्ली में अगर हर साल मान लीजिए 100 यूनिट पानी रिचार्ज हो रहा है तो इसका 99.13% पानी हम चूस लेते हैं हैंडपंप्स के जरिए। आप ये दिल्ली की स्थिति देखिए कि जितना पानी एक साल में रिचार्ज हो रहा है उतना हम चूस रहे हैं, तो दिल्ली में भूमिगत जल बचेगा कहाँ पर? और फिर ये स्थितियां जो हम हर साल गर्मियों में देखते हैं, जब सब परेशान होते हैं कि दिल्ली में पानी नहीं है, और पिछले कई सालों से ये स्थिति है, लेकिन कभी सरकारों को ये समझ में नहीं आता कि कैसे भूमिगत जल को रिचार्ज किया जाए, कैसे दिल्ली को इस संकट से स्थायी तौर पर बचाने के लिए समाधान निकाला जाए। तो ये स्थिति दिल्ली के अंदर पानी की है। 99% से ज़्यादा पानी दिल्ली का हम हैंडपंप के ज़रिए हर साल निकाल लेते हैं अगर 100% पानी रिचार्ज होता है। और रिचार्ज भी जो होता है वो दिल्ली के भूमिगत भंडार का बहुत कम हिस्सा है। और जो पानी निकलता भी है वो भी आप समझिए नमकीन होता है, सैलाइन होता है। उसमें कई रसायन घुले होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ख़राब है। औद्योगिक जो एफ्लुएंट्स है वो भी नीचे इस भूमिगत जल में मिलते हैं। और सिर्फ गंगा यमुना के भरोसे हम नहीं बैठ सकते, इस भूमिगत जल को हमें ठीक करना होगा और इसको रिचार्ज जल्दी से जल्दी करने के लिए हमें कदम उठाने होंगे। नहीं किया तो गंभीर नतीजे सामने आएंगे। जैसे ज़मीन बंजर हो जाती है, बहुत बड़ा हिस्सा इससे धंस भी जाती है। दुनिया के कई इलाकों में तो भूमिगत जल के कारण, दोहन के कारण ज़मीनें धंसने लग गई हैं, बंजर हो रही हैं। तो हमें तय करना है कि हम अपना भविष्य कैसा चाहते हैं। दिल्ली के इस संकट पर मौसमी बातें करने से कुछ नहीं होगा, गंभीर बात करनी पड़ेगी और गंभीर हल करने होंगे। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ नदियों से जुड़े मामलों के एक विशेषज्ञ हैं, साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स, रिवर्स एंड पीपल के हिमांशु ठक्कर। हिमांशु जी, आपका स्वागत है। मामला गंभीर है, इसमें गुस्सा भी आता है, लेकिन आपसे सवाल, दिल्ली पानी को तरस रही है, हरियाणा को दोष दे रही है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ये स्थिति हर साल होती है, क्यों होती है ये स्थिति हर साल? यमुना का पानी जाता कहाँ है? देखो, ये जो समय है वो गर्मी की मौसम है और ख़ास करके जून महीने में, मई जून महीने में तो बर्फ़ भी पिघलता है, ग्लेशियर्स और स्नो मेल्ट का। तो वो कुछ पानी होता है, लेकिन यमुना की हालत काफ़ी ख़राब है। और जो इस समय जो पानी नदी में आता है वो बहुत सारा पानी ग्राउंड वाटर से रिचार्ज होके आता है। लेकिन ग्राउंड वाटर की दृष्टि से सबसे ज़्यादा देश में जहाँ पानी का ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है वो यही नॉर्थ वेस्ट इंडिया का इलाका है, जिसमें हरियाणा प्रमुखता से आगे है और वेस्टर्न यूपी। तो ग्राउंड वाटर का लेवल बहुत नीचे जा रहा है, जिससे कि नदी में पानी नहीं आ रहा है और नदी में पानी वैसे भी कम होता है और इतने सारे आगे डाइवर्जन्स और डैम्स बनाए जा रहे हैं, तो उससे पानी और जो कैचमेंट एरिया है उसकी स्थिति भी बिगड़ती जा रही है। तो इसकी वजह से यमुना में पानी वैसे भी कम होता है। इस समय जबकि प्रायोरिटी देनी चाहिए कि पानी की उपलब्ध, खास करके पीने के पानी के लिए, वो उसका कोई खास ऑपरेशन, ये प्रायोरिटी का ऑपरेशनलाइजेशन होता नहीं है, वास्तव में उसका अमलीकरण नहीं होता है। तो ये एक बड़ी समस्या है। जहाँ तक दिल्ली का सवाल है, अभी कुछ हफ्तों में दिल्ली में बारिश आएगी, हो सकता है बाढ़ भी आ जाए, लेकिन दिल्ली अपना पानी का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, मानी जो बारिश आती है उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। हिमांशु जी, पानी को लेकर हर साल दिल्ली में जो मारामारी होती है उसका कोई स्थायी हल हो सकता है क्या? क्या करना चाहिए कि अगले कुछ साल में ये हालात सुधर जाए? एक तो है कि दिल्ली को अपना सीवेज जो है उसको ठीक से ट्रीट करना चाहिए
और उसको जितना ज़्यादा हो सके रिसाइकल करना चाहिए। जो रिसाइकल नहीं हो, रीयूज़ नहीं हो, रीयूज़ करना चाहिए। रीयूज़ नहीं हो उसको लेक्स और वाटर बॉडीज़ में डालना चाहिए, जिससे कि वो रिचार्ज, ग्राउंड वाटर में रिचार्ज हो और ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़े। दूसरी तरफ बारिश के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा मुहिम चलानी चाहिए ग्राउंड वाटर रिचार्ज की और वाटर स्टोरेज की। ये बहुत जल्दी से उठाए जा सकने वाले कदम है। सीवेज ट्रीटमेंट का रिसाइकलिंग थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन वो भी हमारे दिल्ली में सबसे ज़्यादा सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी है, उसका यदि ठीक से ऑपरेशन हो तो हो सकता है। तीसरी तरफ हरियाणा में भी बारिश नहीं होती ऐसा नहीं है, जहाँ बारिश होती है उसमें सबसे ज़्यादा रिचार्ज होना चाहिए। एक और बात है कि हरियाणा में जो सैंड माइनिंग बेतहाशा तरीके से, इलीगल तरीके से मैकेनाइज्ड सैंड माइनिंग हो रही है, उससे भी नदी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और हरियाणा में जो इंडस्ट्रीज है उसका भी गंदा पानी आता है, जिससे भी पानी की गुणवत्ता कम हो जाती है और जिससे उसका उपलब्धता भी, जो पोटेबल वाटर की उपलब्धता भी कम हो जाती है। तो हरियाणा को चाहिए कि उसका सीएच, उसका जो पोल्यूटर, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स और पोल्यूटेंट्स है और इवन द अर्बन एफ्लुएंट्स है, वो सबका ट्री से ट्रीट हो। मैक्सिमम ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग और रिचार्जिंग हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग हो। और जो अपस्ट्रीम में हिमालय का जो कैचमेंट है, जहाँ से पानी नदी में आता है, वो पूरे कैचमेंट का स्थिति, हेल्थ सुधारने की ज़रूरत है, जिसमें वाटरशेड पे ऊपर एफॉरेस्टेशन, लोकल वाटर बॉडीज, वाटरशेड डेवलपमेंट, ये सब करके भी। और जो बड़े बांध है, एक्चुअली उसका तो बड़े बांध का जमाना चला गया है अभी, तो उसको भी अबेंडन करने की ज़रूरत है। हिमांशु जी, हम देख रहे हैं अभी दिल्ली पानी के लिए तरस रही है और भी कई इलाकों में ये हालात हैं, लेकिन महीने डेढ़ महीने बाद बिल्कुल दूसरी तस्वीर सामने आएगी। यमुना की, दिल्ली में ख़ास तौर पर, उत्तराखंड हिमाचल में जब भारी बारिश होगी तो दिल्ली में भी यमुना तटबंध तोड़कर बह रही होगी। तब फिर हम सब भूल जाएंगे जो हम अभी देख रहे हैं। तो आप जल नीति के विशेषज्ञ हैं, आप थोड़ा और विस्तार में बताएं, क्या करना चाहिए बारिश के दिनों में, ऐसा क्या ख्याल रखना चाहिए कि हम पानी को संरक्षित कर सकें, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकें? बिल्कुल, इसके लिए पहले से प्रायोरिटी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा कि पूरे कैचमेंट की हेल्थ सुधारने की ज़रूरत है। इसमें जितनी ज़्यादा वाटर बॉडीज़ है उसको डिसिल्ट करके उसमें पानी संग्रहित करने की ज़रूरत है। वाटरशेड डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। जो जंगल है उसको बचाने की ज़रूरत है, और जंगल को जहाँ नेचुरल फॉरेस्ट की पॉसिबिलिटी है उसको रिजुविनेट करने की ज़रूरत है। जहाँ नेचुरल फॉरेस्ट पॉसिबल नहीं है लेकिन हिल इरोजन वाले हिल्स है, वहाँ पर प्लांटेशन भी करने की ज़रूरत है। तो बहुत सारा किया जा सकता है, और ये भी डिसेंट्रलाइज तरीके से गांव को आगे करके करने की ज़रूरत है। तो बहुत कुछ इससे हेल्थ उपलब्ध इम्प्रूव होगी, और जिससे कि ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग बढ़ेगा। और जो पानी बरसता है, यानी हमें ये समझ में नहीं आता है कि जो पानी बरसता है वो पानी यदि कैचमेंट की हेल्थ बेटर है तो वो ओवर द ईयर पूरे साल में रिचार्ज में निकलेगा पानी। लेकिन यदि कैचमेंट की हालत खराब है जैसे अभी है, तो क्या होता है कि जो पानी बरसता है वो तुरंत नदी में आ जाता है और बाढ़ लाता है। जबकि यदि आपकी कैचमेंट की हालत बेटर है तो न सिर्फ बाढ़ नहीं आती है, क्योंकि पानी जो बरसता है वो वहाँ कैचमेंट उसको रोकता है, उसको संग्रहित करता है, उसको रिचार्ज करता है, और वो एकदम नदी में नहीं आता है, बाढ़ भी कम आती है। तो ये डबल फायदा होता है यदि हम कैचमेंट की हालत सुधारते हैं, और डबल नुकसान होता है यदि कैचमेंट की हालत खराब होती है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु जी इस पूरी जानकारी के लिए। आपसे इस मसले पर हम और बात करेंगे, इस पूरे मसले को समझने की कोशिश करेंगे। कन्नड़ फिल्मों के जाने माने कलाकार दर्शन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। वो हत्या के एक मामले में गिरफ्तार हैं, और आज पुलिस ने वो गाड़ी भी अपने कब्जे में ले ली जिसका इस्तेमाल हत्या के वक्त हुआ था। पुलिस के पास वो सीसीटीवी फुटेज है जो इन लोगों की शिरकत का सबूत है हत्या के इस मामले में। पुलिस अब क्राइम सीन को रिक्रिएट कर रही है। लाल रंग की ये एसयूवी पुलिस के मुताबिक एक अहम सबूत है। ये गाड़ी कन्नड़ा फिल्मों के स्टार दर्शन की है। सीसीटीवी फुटेज में ये दो गाड़ियां दिख रही हैं, और वो दर्शन के अलावा उसकी दोस्त पवित्रा और पूरे गैंग के खिलाफ एक बड़ा सबूत बन सकती है। ये तस्वीर 8 जून शाम 7:30 बजे की है,
जब जानकारी के मुताबिक सिल्वर कलर की गाड़ी में रेणुका स्वामी को चित्रदुर्गा से बेंगलुरु लाया गया और फिर एक शेड में ले जाया गया। बताया जा रहा है कि सुबह 3:30 बजे दर्शन पवित्रा गौड़ा को लेकर उस शेड में गया जहां रेणुका स्वामी को रखा गया था। अगर ये बात सही है तो रेणुका स्वामी की हत्या के वक्त पवित्रा वहां मौजूद थी। कहा जा रहा है कि नशे और गुस्से में धुत दर्शन ने रेणुका स्वामी को दीवार से दे मारा, जिससे उसकी मौत हो गई। Law is the same to everybody. The same law is applicable to me. कानून सभी के लिए एक ही है, चाहे मैं हूं या फिर दर्शन, दोनों के लिए अलग अलग कानून नहीं है। जब तक कार्रवाई चलेगी वो कानून सम्मत होगी। Otherwise, he has to be taken under the law. चित्रदुर्गा से रेणुका स्वामी का अपहरण कर 8 तारीख को बेंगलुरु लाया गया, जहां 9 तारीख को तड़के उसकी हत्या कर लाश को बेंगलुरु के कामाक्षी पाल्या के पास एक नाले में फेंक दिया गया। रेणुका स्वामी दर्शन का फैन था। वो दर्शन और पवित्रा के रिश्तों को लेकर सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करता था और ये टिप्पणी ही उसकी मौत की वजह बनी। लाश मिलने के बाद 4 लोगों ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी। अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक इन सभी 4 आरोपियों को दर्शन ने 5-5 लाख रुपए दिए थे और ये भरोसा भी कि कानूनी लड़ाई का खर्चा भी दर्शन उठाएगा। हालांकि पुलिस ने इस बारे में आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं दी है। फिल्म स्टार दर्शन और पवित्रा गौड़ा पिछले तकरीबन 11 सालों से एक दूसरे को जानते हैं। इनके रिश्तों पर सवाल उठाना रेणुका स्वामी को महंगा पड़ा। ऐसे में पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि रेणुका स्वामी कहीं किसी के इशारे पर पवित्रा गौड़ा को टारगेट तो नहीं कर रहा था। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया।